नमस्कार। आज हम कुछ खास विचारों पर गौर कर रहे हैं। ये बताते हैं कि हमारी पृथ्वी जीवन के लिए इतनी अनूठी क्यों है। हम ये हिंदू मान्यताओं पर आधारित कुछ लेखों और अंशों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि इस नज़रिए से पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह क्यों नहीं, क्यों इसे जीवन का एक पवित्र मंच माना जाता है। इसमें ना ब्रह्मांड विज्ञान और दर्शन का एक बड़ा दिलचस्प मेल दिखता है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से। इन विचारों में देखिए, ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। ये एक चक्र है, सृष्टि, पालन और संहार का। ब्रह्मा बनाते हैं, विष्णु पालते हैं और शिव संहार करते हैं। हाँ, और ये जो चक्रीय दृष्टिकोण है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये बताता है कि सृष्टि कोई एक बार में हुई घटना नहीं है। ये तो एक लय में चलने वाली प्रक्रिया है। और पृथ्वी वो इसी बड़े ब्रह्मांडीय नाटक का एक हिस्सा है, हमेशा बदलती हुई, विकसित होती हुई। बिल्कुल। और पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए वो हिरण्यगर्भ वाली बात आती है, स्वर्ण अंडा। ये सिर्फ एक अंडा तो नहीं है ना? इसका मतलब शायद कुछ और गहरा है। हाँ, बिल्कुल। हिरण्यगर्भ को अक्सर ब्रह्मांडीय चेतना की शुरुआत मानते हैं, या वो मौलिक संभावना जिससे सब कुछ निकला। वो बीज एक तरह से, जिसमें पूरी सृष्टि की पूरी क्षमता छुपी है। तो हाँ, पृथ्वी की उत्पत्ति इसी दिव्य संभावनाओं से भरे स्रोत से जुड़ी है। अच्छा, तो मतलब उत्पत्ति ही दिव्य है। ठीक है। अब उन चीजों पर आते हैं जो यहाँ जीवन को संभव बनाती हैं। इन लेखों में पृथ्वी को भूलोक कहा गया है, 14 लोकों में से एक। और एक खास बात, इसे कर्म भूमि भी मानते हैं। जहां कर्म होते हैं, फल मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा। भूलोक का ये विचार इसे सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, भौगोलिक जगह से ज्यादा महत्व देता है। ये वो क्षेत्र है जहां जीवन सक्रिय है, जहां चुनाव किए जाते हैं। और फिर वो सब बातें भी हैं, सूर्य से एकदम सही दूरी, जिससे सही मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश मिले, पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र जो खतरनाक विकिरण से बचाता है, और चंद्रमा का असर जो मौसम और ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है। ये सब मिलकर एक बहुत जटिल संतुलन बनाते हैं। अरे वाह! तो ये सिर्फ अलग-अलग अच्छी बातें नहीं है, ये तो एक दूसरे से जुड़ी हुई पूरी व्यवस्था है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि कैसे ये सब मिलकर जीवन के पनपने के लिए एकदम सही माहौल बनाते हैं। हाँ, और इस नजरिए से देखें तो ये कोई संयोग नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे ये एक सोची समझी व्यवस्था हो। ये सारे तत्व मिलकर पृथ्वी को जीवन के लिए वाकई एक असाधारण रूप से सही घर बनाते हैं। और इन सब अनुकूल चीजों के बीच एक तत्व है जिसे तो जीवन का आधार ही माना गया है, जल। ग्रंथों में जल को जीवन का मूल या जीवन ही कहा गया है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो यहाँ जल सिर्फ H2O नहीं है, इसे एक पवित्र जीवन देने वाला तत्व माना जाता है, शुद्धि का प्रतीक, पोषण का स्रोत। और ये भी माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन का पहला अंकुरण वो जल में ही हुआ। तो ये जीवन के बनने और बने रहने के लिए अनिवार्य है। एक तरह से वो माध्यम है जिसमें जीवन मुमकिन हो पाता है। ये तो बहुत गहरा विचार है। अच्छा, अब अगर जीवन की उत्पत्ति और विकास पर आएं, तो इन स्रोतों में वेदों और पुराणों का जिक्र है। मनु को पहला मानव बताया गया है, और फिर वो दशावतारों का क्रम आता है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन। क्या ये सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं या इनका कोई और मतलब भी है? देखिए, यहाँ ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि इन अवतारों को अक्सर पृथ्वी पर जीवन के विकास के चरणों के तौर पर देखा जाता है। अच्छा। मतलब एक प्रतीकात्मक निरूपण। मत्स्य यानी मछली से शुरू होकर, फिर कूर्म यानी कछुआ जो जल और थल दोनों में रहें, फिर वराह जो भूमि पर विचरण करें, नरसिंह आधा पशु आधा मानव, और फिर वामन पूर्ण मानव रूप। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है। इस दृष्टिकोण से देखें तो ये जीवन के क्रमिक विकास का एक दार्शनिक नक्शा है। वाह, तो ये एक तरह का विकासवादी दर्शन हुआ इस नजरिए से। अच्छा, तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम सबको समेटें तो इस दृष्टिकोण में पृथ्वी एक बहुत खास जगह है, सचमुच जीवन का मंच। सब कुछ जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड का वो चक्रीय स्वभाव, जीवन के लिए बनी ये खास परिस्थितियां, जल का वो मौलिक और पवित्र महत्व, और जीवन का एक प्रतीकात्मक विकास क्रम जैसा अवतारों में दिखता है। और शायद इसीलिए अंत में ये स्रोत हमें इस धरती की देखभाल करने, इसकी रक्षा करने का संदेश भी देते हैं। बिल्कुल। अगर अंतिम चिंतन के तौर पर देखें तो ये दृष्टिकोण पृथ्वी को सिर्फ एक भौतिक गोला नहीं मानता, ये इसे एक पवित्र क्षेत्र, एक जिम्मेदारी की तरह देखता है,
जो ब्रह्मांड की लय और हमारे कर्मों से जुड़ा है। ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहाँ जीवन को फलने फूलने का अवसर मिला है, और इसे संभालना वो हमारा कर्तव्य है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हजारों साल पुरानी कथाएं और जीवन की उत्पत्ति को समझने के हमारे आज के वैज्ञानिक प्रयास कभी-कभी एक दूसरे से बात करते हुए से लगते हैं या समानांतर चलते हुए। और ये भी कि दुनिया भर की अलग-अलग संस्कृतियां वो पृथ्वी पर इंसान के स्थान और उसकी जिम्मेदारियों को कितनी अलग-अलग तरह से देखती हैं। इस पर विचार करना तो बनता है।